Hello friends, I hope you all are doing absolutely well. In this video, we will cover Asset 200, that is overall objective of an independent auditor in conducting an audit of financial statement and the overall objectives of the auditors. So सबसे पहले हमें दो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में. ठीक है. सो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज़ टू गिव एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट the financial statement are not materially misstated. Okay, I will repeat my sentence once again that the financial statement are not materially misstated due to what? Fraud or error. ठीक है, दोनों हो सकता है. उसे वो देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं, वेदर फ्रॉड या एरर के वजह से. ठीक है, फिर वो ऐसे क्या प्रोसीजर करके देखेगा या उसे क्या मिलाना पड़ेगा. उसे एक वर्ड दिया है हमारे स्टडी मटेरियल में दैट ही हैज टू गेन अ रीजनेबल अश्योरेंस. तो ठीक है, आई विल put this word reasonable assurance in my sentence that he has to obtain a reasonable assurance that the financial statement are not materially misstated whether due to fraud or error. Okay, ये करने के बाद उसे क्या करना है. ठीक है, ये करने के बाद उसे अगर रीजनेबल अश्योरेंस मिल गया कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, so he has to give an opinion on the financial statements in all material aspects. पूरे मटेरियल एस्पेक्ट्स को देख के उसे ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेके को नज़र में रखते हुए बनाए गए हैं या नहीं. ही हैज़ टू लुक दैट the financial statements are made in accordance with the applicable financial reporting framework. Okay, ये करने के बाद उसे ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको ऑडिट करते समय उसे जो जो मिला है, जो जो फाइंडिंग्स हुए हैं, ही हैज़ टू रिपोर्ट इट इन द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द एसेस, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. तो चलो और आगे क्या दिया है वो पढ़ते हैं. तो जो हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर पढ़े हैं उनका पर्पस क्या है. अल्टीमेट पर्पस ये है कि जो इंटेंडेड यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, दैट इज इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र. इंटरनल यूजर्स में आते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़. एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे गिव लेंड मनी टू द company. Government collect taxes and invest money in the business. तो ऑडिटर उसका ओपिनियन कब दे पाएगा? जब उसे पता चलेगा कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए थे दे कवर ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन इट. फर्स्ट. सेकंड, दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फर्स्ट क्या बोला था? मटेरियल एस्पेक्ट्स को लेके बनाए गए थे या नहीं. सेकंड, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन के अकॉर्डेंस से बनाए गए थे या नहीं. और थर्ड था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली बनाए गए हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं फ्रेमवर्क के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. ठीक है, थर्ड 3 पॉइंट्स में वापस रिपीट करना चाहूँगा कि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? जब ऑडिटर ओपिनियन देगा. ऑडिटर ओपिनियन किन किन बारे में देगा? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स को लेकर बनाए गए या नहीं. सेकंड, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर बनाए गए या नहीं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फेयर व्यू दे रहे हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू को लेके बनाए गए हैं या नहीं. ठीक है, ये 3 पॉइंट को लेके ऑडिटर उसका ओपिनियन वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे देगा. पर ऑडिटर ओपिनियन तब ही दे पाएगा जब जो ऑडिट कंडक्ट किया है उसने वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया है. तभी मतलब ऑडिटर ने ऑडिट करते समय एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, तभी ये उसका ओपिनियन ये सब चीज़ों को कवर कर पाएगा. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर. उसे रीजनेबल अश्योरेंस देना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं पूरे मटेरियल एस्पेक्ट्स को लेके और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेके. बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है. वो उस बिजनेस की फ्यूचर वायबिलिटी
या वो फ्यूचर में बिजनेस कितने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, या उसका मैनेजमेंट कितने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस पर ओपिनियन दे। पर कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि उसे स्पेसिफिक मैटर्स पे कमेंट करना है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है कि उसे वो एडिशनल मैटर दैट इज इंटरनल कंट्रोल एग्जांपल के तहत हमें उस पे कमेंट करना है। ओके, तो फिर उस पे कमेंट करना है, या उससे रिलेटेड कोई एक्सटर्नल मैनेजमेंट है, समझो इंटरनल कंट्रोल का कोई मैनेजमेंट है, वो कैसे काम कर रहा है उस पे उसको ओपिनियन देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऑडिटर पे डाल रहा होगा तो फिर ऑडिटर को थोड़ी और मेहनत करके उस पे ओपिनियन देना पड़ेगा। बस उसके आगे कुछ नहीं, बस उसे इंटरनल कंट्रोल और उसके रिलेशन में जो मैनेजमेंट है उसके बारे में उतना ही स्टडी करना है जितना उसको ओपिनियन देने में रिलेटेड हो। ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करना एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितना उसको ओपिनियन देने में काम आएगा उतना ही उसको स्टडी करना है या उसको ऑडिट करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो उसमें से हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि एक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव क्या है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं, फर्स्ट वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, थर्ड वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए ये है या नहीं। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हम ये बोल सकते हैं जब हम फाइंड कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है एरर या फ्रॉड के वजह से, तो हम उस पर ओपिनियन तो दे ही रहे हैं। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एरर या फ्रॉड तो नहीं। अगर हमें ऐसे लगा कि उसमें एरर है या फ्रॉड है तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए हमारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ताकि वो आगे चल के ना हो और प्रिवेंशन टेक्निक्स या मेथड लाई जाए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करा है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? यस, नाउ यू विल स्टडी व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो होता है जो सबसे पहले मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट जो मैनेजमेंट ने बनाया है वो उसे हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड मैनेजमेंट नहीं, जो कंपनी के गवर्नेंस में है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब की इंपॉर्टेंट पर्सन टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। फर्स्ट हमने पढ़ा जो मैनेजमेंट ने बनाया है, सेकंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, थर्ड जो हम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। ओके, जो हम बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हो जिस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं। ओके, अगर वो नेचर को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सूट ही नहीं कर रहे हैं, पूरा क्लियर व्यू ही नहीं दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या फ़ायदा। अगर वो मैनेजमेंट ने ही बनाए हो, भले ही वो गवर्नेंस ने बनाए हो, पर वो उस नेचर के बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसे हम फर्स्ट देखना है कि मैनेजमेंट ने जो अडॉप्ट किया है उस हिसाब से बना रहे हैं, गवर्नेंस ने अडॉप्ट किया है उस हिसाब से बना रहे हैं। थर्ड, जिस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं वो देखना है। और फोर्थ, जो एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन है उससे वो कंप्लाई करके बनाए गए हैं या नहीं, तो इसे हम बोलेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट, इफ इट इज adopted by the management, adopted by those charged with the governance. Third, it is acceptable by the nature of business that we are carrying out, and fourth, it is acceptable by the law and regulation of that applicable laws and regulation of that business. Okay, तो जो स्टैंडर्ड्स है वो दो चीज़ों को रेफरेंस में लेके बनाई जा सकती है। फर्स्ट, जो ऑथोराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टडी करके या उनका रेफरेंस लेके हम हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना सकते हैं। या सेकंड, जो लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसे हम नज़र रखते हुए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, या दोनों को। मतलब जो ऑथोराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो हमें देखना ही है। सेकंड, और देखना है कि जो हमारा रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम पूरा कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इस ऐसे में
तो इसे हम समराइज कर देते हैं कि सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, नहीं मटेरियल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं या नहीं, मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड या एरर के वजह से उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस की फ्यूचर वायबिलिटी पे या उसके मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस पे या एफिशिएंसी पे कमेंट करे। वो सिर्फ कंसर्न है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने में और उससे रिलेटेड कुछ एविडेंस हो गए उस पे ऑडिट करने में या उस पे ओपिनियन फॉर्म करने में। जो ट्रांजैक्शन है उसको वो डीपली एग्जामिन नहीं करेगा कि वो प्रूडेंस कंसेप्ट पे बनाया गया है या मैनेजमेंट के डिसीजन पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। और लास्ट में हमने देखना है कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू है सिर्फ यूके के रिलेटेड में है, यूएस में वो वर्ड है फुल एंड फेयर व्यू और दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो में और एक ऐसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच once again for watching the video. As I say in the end of every video, that keep smiling and study hard. Bye bye.